नकीब मिल्लत बैरिस्टर सौदी नवीद साहब, सदर मजलिस पार्लियामेंट, सदर जलसा। महाराष्ट्र और बिहार में कामयाबियां हमको अचानक नहीं मिली। हमने वहां पर काम किया, वहां पब्लिक से अवाम के मसाइल को हल किया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के हमारे नौमुंतखबा रुकन असम्बली जनाब क़मर रज़ा साहब की दिलपोशी करें। मैं जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि मालेगांव के रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की दिलपोशी करें। मैं जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश करूँगा कि फुलिया के हमारे नौमुंतखब रुकन असम्बली जनाब फारूक शाह साहब की दिलपोशी करें। जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब, जनाब फिरोज लाला साहब की दिलपोशी करेंगे। फिरोज लाला साहब महाराष्ट्र के मजलिस के मुतमद भी हैं। जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब हमारे फैयाज साहब की दिलपोशी करें जो मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं। जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब की गुजारिश है कि मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब सदर बिहार प्रदेश की दिलपोशी करें। और मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब की और वारिस पठान साहब की, जनाब तसीर साहब की, खालिद गुड्डू साहब की, मनोज संसारे साहब की दिलपोशी करें। डॉक्टर गफ्फार क़ादरी साहब की भी दिलपोशी करें। और अब्दुल मालिक साहब मालेगांव के हमारे मजलिस के सदर डॉक्टर खालिद की करें। सागर चौश की भी दिलपोशी करें जो नांदेड़ के मजलिस के उम्मीदवार। और सोलापुर के हमारे नौजवान कायद जनाब फारूक साहब की दिलपोशी करें। और फारूक आफ्ताब आलम साहब जो बिहार के तरीके मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और
मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इन तमाम लोगों के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह इनको कामयाब करे, और जो जिनको कामयाबी नहीं मिली वो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको ज़रूर अनकरीब में कामयाब और कामरान करेगा। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, आज के सदर जलसा हज़रत मौलाना कबूल बादशाह खुदानी साहब, सदर मजलिस उलमाए दखन, बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, एक और अहम बात की है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम कभी खत्म होने वाले नहीं है। याद रखो, आप इल्जाम लगते रहेंगे। हम जब कभी भी इलेक्शन लड़ेंगे, ये लोग नहीं इनू लड़े तो ऐसा हुआ, इनू लड़े तो ऐसा होगा, नहीं लड़ना था। देखो, मैं मजलिस के मुखालिफीन से बड़े अदब के साथ कह रहा हूं कि आप जितना पुकारना है पुकारो, जितना अखबार को काला करना है करो, जितना फेसबुक पे बोलना है बोलो, मगर मैं और मेरी जमात पीछे हटने वाली नहीं है। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। तुम्हारे अखबार के काला करने से, तुम्हारे फेसबुक पर झूठ लिखने से, बोलने से, तुम्हारे वो कैलकुलेशन बताने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हैदराबाद से किशनगंज 1400 किलोमीटर दूर है, मजाक नहीं है। कुछ जज्बा होगा हमारे दिलों में जो वहां पर जाते हैं, मजाक नहीं है। किशनगंज को जाना खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, आसान सफर नहीं है, मगर एक ख्वाहिश है, एक जज्बा है। और वो जज्बा क्या है कि नहीं, वहां पर सीमांचल की नाइंसाफी का खात्मा होना है, और उस वक्त होगा जब सीमांचल में मजलिस के नुमाइंदे कामयाब होंगे, तो तभी सीमांचल का इंसाफ होगा। ये तड़प है, ये जुस्तजू है, ये मंजिल है, ये पैगाम है, ये सोच है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल से कामयाबी का एक सफर शुरू हुआ है। अब हम पटना के उन तमाम हुक्मरानों से कहेंगे कि यकीनन एक जलजला आएगा सीमांचल में। अब सीमांचल में तब्दीली होगी। सीमांचल की इस नाइंसाफी का उसी वक्त खात्मा होगा जब आने वाले बिहार के असेंबली इंतखाबात में मजलिस के नुमाइंदे कामयाब होंगे। एक खमरुल हुदा से नहीं, बल्कि ऐसे कई खमरुल हुदा और आफताब और हमारे अख्तरुल ईमान और तसीर और आदिल की तरह लोग जब जीत कर जाएंगे बिहार के असेंबली में, तभी जाकर मजलूमों को एक आवाज मिलेगी और उस नाइंसाफी का खात्मा होगा। किसने देखा सीमांचल की नाइंसाफी को? हमने देखा। हर बारिश में हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं जेडीयू वाले, विकास विकास विकास। ऐसी बारिश पटना में हुई कि कश्ती में सफर करना पड़ा। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कश्ती में बैठ के निकल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज है। महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह ताला हम अपना काम करते रहेंगे। हमको जो कमजोरियां हैं, जो हमसे गलतियां हैं, उसको दूर करेंगे और पूरे नए हौसले अज़म के साथ और इत्तेहाद को और मजबूत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हमारी जमात में इत्तेहाद मजबूत होगा तो अवाम उस इत्तेहाद को देखकर और मुतासिर होकर हमारे पैगाम को समझेगी और हमारी तरफ राग़िब होगी, और हम उनके दिलों को जीत कर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब हो, फारूक साहब हो, वो ना सिर्फ अपने असेंबली हल्क़जात में तरक्याती काम करवाएंगे, बल्कि जमात की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। मैं दुआ करता हूं और मैं उनके साथ पूरा अपना ताउन पेश भी करता हूं। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इल्जाम तो लगता रहेगा, इन्हों नहीं लड़े, वहां लड़े, हरियाणा में नहीं लड़ा, हार गया। शुक्र अदा करो कि मैं नहीं गया मेवात को। अगर मेवात को चले जाता तो फिर तुम्हारे वो एक दो भी नहीं आते थे। तो ये चीज हमको समझना है
और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक अहम बात यह है कि मजलिस जो कहती है कि सियासी ताकत को हासिल करो, आज से 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 2 मशहूर एक्सपर्ट्स ने एक मजमून लिखा और उसमें मुसलमानों का हाल बयान किया। क्या कहा उन्होंने? पूरा डेटा के साथ कहा कि पूरे वतन अजीज में मुसलमानों का जो मौकफ है कि सिर्फ 14% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, हमारे दलित भाई 18%, हमारे हिंदू ओबीसी भाई 25% और हिंदू अपर कास्ट लोग 37% ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? कोई पूछेगा कि क्यों हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं? और ये तमाम फिगर जो है जुनूबी हिंदुस्तान में अच्छे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? कोई जवाब नहीं देगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैरत की बात यह कि हरियाणा में सिर्फ 3% मुसलमान ग्रेजुएट, राजस्थान में 7%, वेस्ट बंगाल में 8%। बताइए आप। और फिर 15 से 24 साल की उम्र में जो लोग तालीम हासिल करते हैं, सबसे कम अगर कोई है तो मुसलमान है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल बता रहा है, मेरे आदादो शुमार नहीं है, वरना ये लोग बोलते हैं कि इनके आदादो शुमार है, इनको आदत है भड़काऊ भाषण देने की। ये इंडियन एक्सप्रेस के मजमून का मामला है। ये हमको गौर करना है कि कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। चौथी बात यह है कि हमारे वजीर आजम से हम कहना चाहेंगे, 5 साल से आप वजीर आजम हैं, आपको 300 के ऊपर सीटें मिल गई। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, यकीनन आप बेचते हैं या बेचते थे, अब तो नहीं बेचते आप चाय। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर पिछले साल दुनिया के 117 ममालिक में जो आलमी भूख का इंडेक्स था, आलमी भूख का इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 117 ममालिक में पिछले साल हिंदुस्तान का नंबर था 95 था। इस साल 102 हो गया, 117 में 102 हो गया। और ये लोग बोलते असदुद्दीन ओवैसी को देख के ये नया जिन्ना बन रहा, जबकि यही दारुसलाम है, यहां पर जिन्ना आए थे, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और आज यहां पर तिरंगा लहराता है। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं कि 1 साल पहले हमारा नंबर 95 था, अब 117 दुनिया के ममालिक में 102 हो गया। मोदी जी ये तो बताओ ये कैसे हुआ? और आपको जानकर तकलीफ होगी कि बांग्लादेश का नंबर 88 है, पाकिस्तान का नंबर 94 है। अरे शर्म करो जो लोग नेशनलिज्म की बातें करते, डूब पाओ तुम लोग, तुम डूब पाओ कि तुमने भारत का यह हाल कर दिया कि हमारे से अच्छा मुकाम बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल का। भूख का ग्लोबल आलमी इंडेक्स 117 ममालिक में हिंदुस्तान का नंबर 102। ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है? अरे शर्म करो तुम लोग, जिस मुल्क में 20 करोड़ लोग रोज रात में भूखा सोते हैं और तुम बात करते, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते, झूठ बोलते हो तुम लोग, गरीबों का मजाक उड़ाते हो बीजेपी आरएसएस वाले। पूरे दुनिया का भूख का इंडेक्स भारत में, हिंदुस्तान में हमारा नंबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे है। इस मुल्क में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। तुमको क्या तुम्हारे दिलों की सीनों में दिल नहीं धड़कता? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? ये तुम्हारी हुकूमत है कि तुम 5 साल में भारत का यह हाल कर कि हमारा मौका पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से नीचे हो चुका।
और मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं कि खाना बहुत हमारा ज़ाय किया जाता है। सोचो थोड़ी देर के लिए आप जो दौलतमंद हैं, हमारे मुल्क में 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं, और हमारे पास अगर शादियों में, शादी ब्याह में अगर खाना असरा ज्यादा होता है, साफ मत करिए, गुनाह है। अगर खाना बचता है तो गरीबों को पहुंचाइए, उन मुकामात पर जाकर दीजिए जहां पर गरीब भूख से सोता है, उन बस्तियों में पहुंचाइए। मेरे भाई, यह असल मुल्क का डेवलपमेंट की बात करते ये है। बीजेपी नहीं बात करेंगे इस बारे में। आपको मालूम, हमारे मुल्क में पढ़े लिखे नौजवान जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनमें बेरोजगारी का तनासुब 24%, 24%। पढ़े लिखे बच्चों में 24% बेरोजगारी का तनासुब है। ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है? अफसोस, अफसोस कि जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, 24% उनमें अनएम्प्लॉयमेंट है। और आप बात करते, बड़ी बड़ी बात करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल है बीजेपी का, आप अंदाजा लगाइए। और फिर महाराष्ट्र हो या कहीं पर भी हो, नफरत मुसलमानों के खिलाफ खत्म नहीं हो रही है। अभी फैयाज साहब बता रहे थे कि मुंबई से करीब नाला सोपारा में दारुल उलूम मोहम्मदिया में रात के 3:30 बजे से सुबह 8 बजे तक फिरका परस्त शयातीन मदरसे पे हमला किए। सुबह 3:30 बजे से रात सुबह 8 बजे तक मदरसे में घुस के दरवाजे को तोड़े और मौलाना याकूब आलिम दीन को खूब मारा और पीटा। हाफिज उबैद को मारा और उनका सर फोड़ दिया। यानी 3:30 बजे से सुबह 8 बजे तक 4.5 घंटे तक मदरसे पर हमला होता, और अब तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करी। ये सबका साथ, सबका विकास है तुम्हारा। और तुम सारी दुनिया में कहते हो कि नहीं नहीं, झूठ है, सब चंगा है। 8 जबानों में, 6 जबानों में मोदी जी बोलते हैं। मैं आपको बात कर रहा हूं मुंबई से करीब नाला सोपारा में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नफरत का मुकाबला करना है, और इन जालिमों से पंजा आजमाई उसी वक्त होगी। जरा हमें सुनो